हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बनी व्लॉग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है दोस्तों, ये कोई राइडिंग व्लॉग नहीं होने वाला है। तो राइडिंग व्लॉग देखना है तो मेरे दूसरे व्लॉग को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये व्लॉग आज का जो होने वाला है, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो मेरी ये बाइक 2020 जनवरी के आसपास मैंने ली थी और ये BS4 इंजन है और इसको मैंने अभी तक 75,000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चला लिया है। तो आई गेस मैं इसका रिव्यू आपको सबसे अच्छा डिटेल में दे पाऊँगा। अभी तक यूट्यूब में शायद 75,000 के कोई रिव्यू है नहीं MT-15 को लेकर, तो आई गेस मेरा ही पहला वीडियो होने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आप सबसे बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग MT-15 को खरीदने के लिए सोच रहे हैं। MT-15 में आगे जाके आप लोगों को क्या एक्सपेंसेस पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, ये गाड़ी खरीदने के बाद आप लोग को महँगी ना पड़ जाए, वो सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में कवर करूँगा मैं। हर एक या सर्विस वगैरह पे क्या खर्च पड़ते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप लोग बाहर से सर्विस कराना चाहिए, क्या-क्या नहीं करा सकते हैं। सारी डिटेल बताऊँगा आप लोगों को क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ को लेकर। तो चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दो और चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे और इस पार्ट में सबसे पहले आप लोगों को वीडियो में बाइक के जो प्रोज है यानी कि जो अच्छाइयाँ है वो चीज़ें बताऊंगा। और उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में जो कि आधे के बाद जाने वाली है, उस पे आप लोगों को बाइक की कमियां बताऊंगा कि आप लोगों को क्या परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि दोनों चीज़ बताते बताते बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जिसमें आपको अच्छाई और बुराई दोनों ही बता दूँ मैं साथ-साथ, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना आप लोग, पूरा डिटेल में वीडियो को देखो। तो पहला पार्ट का सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि बाइक का जो रोड प्रेज़ेंस है, रोड प्रेज़ेंस के बारे में बात करते हैं कि बाइक रोड पे चलती है तो कैसी दिखती है, लोगों को कैसी समझ आती है। लोग इसको देखकर होता है ना कि आप खड़े हो तो सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आपको, आपका एक वो जो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो कि नहीं होते हो बेसिकली इस पॉइंट पे है। जब मैं बाइक लिया था 2020 में तो क्योंकि पहली-पहली बार आई थी तो रोड पे बहुत कम बाइक्स हुआ करती थी उस वक़्त। तो उस वक़्त रोड प्रेज़ेंस काफ़ी अच्छा था बाइक का और अभी भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी सारे बाइक्स बहुत सारे पंची कलर्स में निकल चुके हैं। ये तो कंप्लीट ब्लैक सेटअप है जो मेरे को काफ़ी पसंद है। तो मैंने ब्लैक ही लिया था उस वक़्त सिर्फ़ ब्लैक और ब्लू कलर्स ही अवेलेबल थे। अभी तो काफ़ी पंची कलर्स है, आपको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकोगे। बाइक का रोड प्रेज़ेंस काफ़ी तगड़ा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। जबकि MT-15 जब से आई है मार्केट में उसके बाद काफ़ी सारी बाइक्स आई है जो कि इसी की तरह देखने में है, तो आप समझ सकते हो कि बाइक को कॉपी किया जाता है डिज़ाइन को। तो मैं नाम नहीं लूँगा, आई गेस आप लोग पहचान गए होंगे। तो कॉपी किया जाता है लेकिन जो है भाई ओरिजिनल तो यहीं से आया है, तो रोड प्रेज़ेंस काफ़ी अच्छा है इसका। तो बाइक का जो इंजन है वो 155 सीसी का है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 वाल्व एसओएचसी इंजन है, जो कि लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी पे आती है। बाइक की जो कर्ब वेट है वो अराउंड 140 केजीज के आसपास है। बाइक का जो मैक्सिमम पावर है वो 18.4 पीएस की पावर है, 10,000 आरपीएम। और बाइक का जो टॉर्क है मैक्सिमम वो आता है 14.1 न्यूटन मीटर एट 7,500 आरपीएम। तो पावर के फिगर्स के हिसाब से ऑन पेपर आप देखो तो बाइक काफ़ी तगड़ी है। आपको पावर जो है वो इसके पेपर के हिसाब से आपको रोड रोड में कुछ ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है वो चीज़। हालाँकि 155 सीसी एंड 160 सीसी एंड सम ऑफ द 200 सीसी सेगमेंट्स पे इसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली स्पेशली 0 टू 100 के जो स्पीड का रेंज है उस पे। तो पावर के हिसाब से अगर आप एक बाइक खोज रहे हो जो कम सीसी का हो और पावर पैक्ड पंची इंजन हो, तो MT-15 इज़ फॉर यू। ये मेरी ये जो बाइक है BS4 की थी तो इसमें 19 पीएस का पावर था उस वक़्त, तो अभी BS6 में उसको घटा दिया गया है। 18 जो पावर मैंने आपको बोला वही है वहाँ पर अभी। तो पावर के लिए अगर आप लोग बाइक लेना चाहते हो तो इट्स अ बिग थम्स अप फॉर यू। आप लोग ये बाइक बिल्कुल ले सकते हो, एकदम पंची पावर है, बहुत अच्छा फ़ील होगा आप लोगों को जब बाइक आप लोग राइड करोगे, स्पेशली जब ये 7,000 आरपीएम के बाद जब इस पे वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन जिसको VVA बोला जाता है, वो टेक्नोलॉजी जब आती है तो आपको एक अलग बूस्ट फ़ील होता है।
ये जो पावर मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, ये बात थी जब तक गाड़ी आप सिंगल चला रहे हो, अकेले चला रहे हो तब की। लेकिन जब आप एक वेट को पुट करते हो बाइक के पीछे तरफ, जो कि आप इसका सीट देख लो काफ़ी छोटा है, तो कंफर्टेबल फॉर पिलियन राइडर तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप पतले-दुबले हो लाइक 50, 45, 50, 55 केजीज़ के आसपास, तो आप लोग 2 लोग बैठ सकते हो, पावर भी फ़ील होगा आपको। बट इफ यू आर इन द रेंज ऑफ लाइक 70, 75 के रेंज पे अगर आप लोग हो और आपके पीछे भी सेम वेट का कोई बैठता है, तो आपको पावर में थोड़ा ड्रॉप मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप सिंगली चला रहे हो, कॉलेज राइडिंग के लिए लेना चाहते हो, और अ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है तो आप उसको भी बैठाना चाहते हो, तो दिस वन इज़ फॉर यू, बिकॉज़ एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट ओवरवेट, बट वेट अगर पड़ता है इस पे तो गाड़ी थोड़ा-सा लैग करती है। अ, ये देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, तो मेरा को मुझे तो कोई पेड कोई प्रमोशन है नहीं इस चीज़ का, तो इसलिए ये जेन्युइन ही मैं सब कुछ बोलूँगा। गाड़ी 2 लोगों पे थोड़ा लैग करती है। क्योंकि इसका पावर डिसिपेशन थोड़ा खराब हो जाता है उस वक़्त। पावर तब भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको वो पंच नहीं फ़ील होगा। जब आप अकेले चलाओगे ना, तो जो आपको पंच फ़ील होता है, वो आपको नहीं फ़ील होगा। ऑब्वियसली आपको कम सीसी की गाड़ी में बहुत कम ही है गाड़ी जिसमें पंच वैसा फ़ील होता है सिंगल लोगों के डबल ऑक्यूपेंसी के बाद। तो ये एक्सपेक्टेड चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को लेकर चल सकते हो तो आप चलो। सिंगल चला रहे हो तो लो, डबल चला रहे हो तो लो, नोइंग कि पावर में थोड़ा लैग मिल सकता है, तो यू कांट कंप्लेन अबाउट दैट थिंग। तो अब बात करते हैं हम लोग गाड़ी के जो कंफर्ट है उसके ऊपर। तो आप जैसे देख रहे हो गाड़ी का जो पोजीशन है वो एकदम ही आप एकदम ही अगर देख लो, तो मैं इधर सामने बैठा हूँ, तो मेरे पीछे अभी कितना जगह बचता है ये आप देखो। तो मैं ऐसे बैठा हूँ और पोजीशन एकदम अपराइट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके बैक को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपके पीछे जो रहेगा उसके लिए काफ़ी कम स्पेस है यहाँ पर बैठने के लिए। तो यही एक कम्फर्ट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आपको किसी को कोई साड़ी पहनी है लेडीज़ और आपको उनको इस तरीके से बैठाना है थोड़ा साइडवेज़ में, तो तब थोड़ा तकलीफ़ होने वाला है, क्योंकि वो जो बस्ट एरिया है वो इधर पर ही नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर आना। तो इस लिहाज से कम्फर्ट के हिसाब से आपको देखूँगा तो कम्फर्ट थोड़ा कम है इसमें, बट इफ यू कैन सैक्रिफाइस दैट थिंग फॉर दिस पावरफुल मशीन, देन इट्स फॉर यू मैन। तो जहाँ तक गाड़ी की ब्रेकिंग की बात है दोस्तों, तो गाड़ी का जो ब्रेक है, अभी तो डुअल चैनल एबीएस आता है। हमारे समय में तो इस वक़्त जब मैंने लिया था ये तो बीएस4 था, तो सिंगल चैनल एबीएस ही आता था। लेकिन ब्रेक जो है ब्रेकिंग इसका काफ़ी डिसेंट है, बहुत पंची है। आपको ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, ये नहीं बोलूँगा। बट हाँ, ऐसी है कि आपको नॉर्मल जो मिड रेंज की बाइक जितनी आती है 160 सीसी के आसपास की या 200 सीसी के आसपास की, उनमें आपको ब्रेकिंग जो है वो एडवांस लेवल की मिलती है इस पे, काफ़ी पंची ब्रेकिंग है। तो क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि ये 155 सीसी की प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, तो इसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली 150 160 सीसी के जितने भी बाइक्स वगैरह है सबसे बेहतर होने वाला है। लेकिन माइलेज की यहाँ तक बात करूँ तो माइलेज इसका सेम सेगमेंट की बाइक्स के तरह ही है, लाइक अराउंड 45 टू 50 किलोमीटर्स के आसपास आपको ये माइलेज दे देती है ऑन सिटी ऑन सिटी राइडिंग कंडीशंस। आपको पता है कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, तो यहाँ भी काफ़ी ट्रैफ़िक रहता है, काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है, तो उस रेंज में भी मुझे आज तक इसमें 47-48 के आसपास माइलेज मिलती रही है, तो आपको भी वैसे ही मिलेगी। और हाईवेज़ पे यू कैन गो अप टू अराउंड 50 टू 54 डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग कंडीशन, आप कैसे चलाते हो। गाड़ी की माइलेज और परफ़ॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आप गाड़ी को ब्रेक इन पीरियड पे कैसा चलाते हो। ब्रेक इन पीरियड इन द सेंस कि आप जब गाड़ी लेते हो तो शुरुआत के 1-2 हज़ार 3,000 किलोमीटर तक आप किस तरीके से उसको चलाते हो, आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस कैसा रहता है, गाड़ी का वेयर एंड टियर कैसा होता है उस वक़्त। तो उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि माइलेज आपको क्या मिलने वाला है। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब नया गाड़ी लो तो उसपे ज़्यादा रफ़ ना चलाओ, उसको माइलेज ओरिएंटेड चलाओ, अच्छा परफ़ॉर्मेंस मिलेगा उससे और आगे जाकर गाड़ी की 1-2 सर्विसिंग हो जाएगी, उसके बाद आप थोड़ा गाड़ी को थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हो। क्योंकि उस वक़्त तक वो स्ट्रेस लेने लायक हो जाती है। तो आप शुरुआत से ही अगर गाड़ी को अच्छा नहीं चलाओगे, रफ़ चलाओगे, स्ट्रेस दे के चलाओगे तो आपको गाड़ी शुरुआत से ही माइलेज नहीं देगी, परफ़ॉर्मेंस भी नहीं देगी उस हिसाब का। तो ये चीज़ ध्यान रखना।
तो अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के दूसरे पार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बाइक से रिलेटेड और सारी चीज़ें बोलूँगा, जैसे अ, बाइक की मेंटेनेंस क्या है, बाइक की सर्विसिंग की कॉस्ट कितनी पड़ती है, बाइक में अभी तक मैंने 75,000 चलाया है, तो क्या चेंजेस हुए, क्या नहीं हुए हैं, क्या कितनी बार चेंजेस हुए हैं, सब कुछ अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोग अभी वीडियो में अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक सब्सक्राइब कर दो यार और लाइक कर दो। मेरे हिसाब से मैं आपकी सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक पूरा क्लियर कर दूंगा, तो आपको कहीं नहीं जाना होगा दूसरे सारे डिटेल्स के लिए, कोई और वीडियो के लिए। आप कमेंट डाउन करो, आई विल गिव यू द रिप्लाई इफ आई मिस एनीथिंग। क्योंकि मैंने अभी 75,000 किलोमीटर चला लिया है, तो गाड़ी में जो मैंने कुछ चेंजेस की है, तो ऑब्वियसली 75,000 किलोमीटर के बाद बहुत सारी चेंजेस करनी होती है। वही मैंने भी की, जैसे कि टायर्स हो गए, चेन हो गया और ब्रेक पैड्स वगैरह, तो ऑब्वियसली आपके हर एक 2-3 हज़ार किलोमीटर पे आपके जाते ही है, तो वो तो आपको मैंडेटरी चेंज कराना ही पड़ेगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे ना जाके बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मेंटेनेंस की बात करते हैं कि आप जो 5 सर्विसिंग कराओगे, आपको जो फ्री 5 सर्विसिंग देता है कंपनी वाले जो देते हैं आपको, वो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट सर्विसिंग जब होगा आपके गाड़ी का, तो उसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होगा। इंजन ऑयल चेंज होगा क्योंकि गाड़ी जब नहीं रहती है, जब चलती है, तो उसके बाद उसके कई छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो है, मेटल पार्टिकल्स गाड़ी में से, इंजन से निकलते हैं, तो इंजन ऑयल में मिल जाते हैं। तो उसको फर्स्ट सर्विस के बाद यानी कि 1000 किलोमीटर्स के बाद आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है, तो वो आपका चेंज होगा फर्स्ट सर्विसिंग पे ही। और गाड़ी की अ बाकी सारे चीज़ें जैसे थोड़ा बहुत ही मेंटेन करेंगे क्योंकि गाड़ी नहीं रहती है, तो मेंटेन करने लायक ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड समथिंग अराउंड क्योंकि इंजन ऑयल है और फ़िल्टर है, तो दे कॉस्ट यू अराउंड 500 एंड 1100 के आस-पास आपका फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट पड़ने वाला है। ठीक है? हाँ, 1100 के आस-पास आपका फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है? और इट इट कैन कम डाउन आल्सो टू 800 और 900 डिपेंडिंग अपॉन कि गाड़ी में कुछ है भी कि नहीं है, ठीक है? तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और सेकंड सर्विसिंग जो होगा वो आपका 4000 किलोमीटर पे होगा। बता दूँ आपको कि इस बाइक की हर एक सर्विसिंग 3000 किलोमीटर के बाद-बाद मैनुअल में मेरे लिखा हुआ था, आपके मैनुअल में क्या लिखा है आई डोंट नो, बट यही होता है। तो आप लोग भी पीरियोडिक मैन आप लोग भी जब गाड़ी लोगे तो मैनुअल से ही देख कर करना कि कब कराना सही है, क्या-क्या चेंजेस कराना सही है। मैनुअल में ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में लिखा हुआ रहता है कि इस सर्विस में क्या चेक कराना है, क्या नहीं कराना है। वो लोग भी जानते हैं, जो सर्विस टेक्नीशियन है, वो सारी चीज़ें जानते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, तो वो कर ही देंगे। इफ दे मिस एनीथिंग आप बोल सकते हो उनको, दे विल डू दैट। तो फर्स्ट सर्विसिंग इनिशियल 5 सर्विसिंग आपकी सर्विस कॉस्ट फ्री रहती है, जिसमें आपको वॉशिंग जो रहता है और साथ ही साथ मैकेनिक का जो लेबर कॉस्ट रहता है, विदिन सर्विस का जो चीज़ें होती है, उस पे आपका मैकेनिक लेबर नहीं लगता है। हालाँकि आपको अगर कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे आपकी खराब हो जाती है या आपका जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते-चलाते आपका कुछ टूट गया, लाइक ब्रेक लीवर टूट गया या एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी हो सकता है, कभी छोटा। आई होप कि आप लोग कभी इस चीज़ को फेस ना करो, बट स्टिल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं आपको बता के रख रहा हूँ कि जैसे आपकी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपकी सर्विस के अंदर नहीं आती है, वो सारी चीज़ों को आपको पे करके ही सर्विस कराना पड़ेगा। तो उसका लेबर कॉस्ट वो लोग लेंगे अलग से, प्लस 18% जीएसटी भी लेंगे उसपे। तो सर्विस कॉस्ट जो है इसकी हर एक सर्विस अराउंड आप समझ सकते हो कि 1500-2000 के आस-पास आपको हर एक सर्विस पड़ने वाली है। ऑन एन एवरेज ये बता दिया मैं, कहीं पर ही कुछ ज़्यादा भी पड़ सकती है, कहीं पर ही कम भी पड़ सकता है, लेकिन 1500-2000 की सर्विस है, तो आप लोग पीरियोडिक सर्विस कराइएगा तो अच्छा ही है। मेरी तो 5 सर्विसेज़ थी, तो मैंने पीरियोडिक कराई, उसके बाद से मैं बाहरी सर्विस कराता हूँ या कभी-कभार अ, बाहर की चीज़ें जितनी रहती है, तो वो सारी जैसे ब्रेक पैड्स वगैरह है या लीवर के कुछ टाइटनिंग्स वगैरह है, ये सब बाहर ही करता हूँ। तो जो कि आप भी करा सकते हो, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। और इंटरनल चीज़ें जो है वो सब मैकेनिक के थ्रू ही ट्रेन टेक्नीशियन के थ्रू ही कराना ही बेहतर है, बाहर ना कराए तो ज़्यादा बेहतर है। तो सर्विस की ये डिटेल थी। और इसके बाद आते हैं हम लोग बाइक में मैंने अभी तक क्या-क्या चेंज किया है, हर एक पार्ट का क्या कॉस्ट पड़ा है वो आपको दिखाता हूँ। तो
ये जो चेन है दोस्तों, यहाँ पर जो चेन है, इसको आपको अराउंड समझ लीजिए 22,000 से 25,000 के आसपास आपको चेंज चेंज कराना पड़ सकता है। अब अगर मेंटेन करते हो अच्छा से तो इट कैन ऐड अराउंड 1000 टू 1000 और 3000 किलोमीटर्स मोर बट नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएँगे। तो इस किलोमीटर इतने किलोमीटर्स के बाद तो आपको चेन चेंज करवाना ही है। आप और कुछ कर नहीं सकते। इसमें जो रिंग्स चेन आती है वो इंटरलॉक आती है, तो उसको आप निकाल नहीं सकते हो या तोड़ नहीं सकते हो। मतलब निकाल के तोड़ के आप उसको वापस से जॉइन नहीं कर सकते, जो कि पहले की गाड़ियों में, पहले की चेन्स वगैरह में हुआ करती थी। तो वो चीज़ नहीं है। अगर ये चेन लूज़ हो जाएगी पूरी पूरा एकदम, इसका जो ये जो लेवल है यहाँ पर कुछ लेवल मार्क्स दिए हुए हैं। ये जब लास्ट एंड तक आ जाएगा तो इट विल मीन कि आपको चेन अब चेंज कराना है और आप उसमें और कुछ नहीं कर सकते हो। तो चेन की जो कॉस्ट है वो आपको करीब 2500-2700 के आसपास आने वाली है। डिपेंडिंग अपॉन आप कितना आपको डिस्काउंट मिल जाता है एक्चुअली। यामाहा के सर्विस सेंटर से तो नहीं मिलेगी। आपके बाहर में अगर कोई रिटेलर जो यामाहा के जेन्युइन पार्ट्स वगैरह बिक्री करते हैं तो उनसे आपको 5%, 2%, 10% जितना भी आपको डिस्काउंट चाहिए या आप करवा सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ें हैं, बाइक की जो टायर्स है वो टायर्स आपको कितना चलेगी। तो टायर्स भाई अ, बहुत टायर्स जो है, टायर्स डिपेंड करता है काफ़ी सारे कंडीशन पे कि आपके टायर्स किस कंडीशन पे चली है। तो बेसिकली मेरी जो है ये टायर ये सिटी पे चली है, तो यहाँ पर और ज़्यादातर यहाँ पर मैंने अच्छे रोड्स पे ही चलाया है, वही गड्ढा-गुड्डी वाला रोड्स पे बहुत कम चला है। तो मेरे टायर्स अराउंड 40-42,000 के आसपास चल चुके थे। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चेंज किया, मेरा पहला टायर जो था एमआरएफ का ज़ैपर था, तो उसको चेंज करके अभी मैंने अपोलो का H1 लगाया है। तो ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने के राह पर ही है, बट अभी चलेगा कुछ समय ये। तो इसको मैं अभी चलाऊँगा। तो 42,000 पे मैंने टायर्स चेंज किए हैं। आपका रोड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कब चेंज करोगे, लेकिन टायर्स पे एक मार्किंग दिया हुआ रहता है जो आप लोग वो मार्किंग जब खत्म हो जाए तो आप लोग को टायर्स चेंज करा लेने चाहिए, बिकॉज़ उसके बाद टायर्स थोड़ा स्लिपरी हो जाएँगे, ग्रिप नहीं मिलेगा आपको, आपका एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेक ब्रेक गाड़ी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रेक, टायर्स, लाइट्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह, ये सब आप थोड़ा अच्छे से अच्छा कंपनी का ही लगाएँ और अ भूल-भाल ना लगाएँ, क्योंकि अगर आप ब्रेक्स के जो ब्रेक पैड आते हैं ना, वो थोड़ा कॉस्टली आता है इसके MT-15 के। तो सा पीछे का ब्रेक पैड आपको 900 हज़ार के आसपास पड़ता है और सामने का जो ब्रेक है वो आपको करीब 300-400 के आसपास पड़ता है। तो पीछे और सामने का ब्रेक में काफ़ी डिफरेंस भी है। तो आप लोकल लेने जाओगे तो आपको कम में मिल जाएगा, बट लोकल में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोकल में आपको वो ग्रिप नहीं मिलती है, आपको वो बाइट नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी टाइम लोकल भी लगा के देखा है, तो आपको वो बाइट नहीं मिलेगा ब्रेक में। और कहीं न कहीं लोकल में आप लगाएँगे ना तो आपको हल्का-सा साउंड आते रहता है जब भी ब्रेक आप दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से वो शायद फिट नहीं होती है, या फिर लोकल का वो फिटमेंट ठीक नहीं बैठता है, इस वजह से होता है। तो वही कारण है। तो आप ब्रेक पैड लगाएँ तो अच्छी लगाएँ, टायर्स लगाएँ तो अच्छी लगाएँ, चेन लगाएँ तो अच्छी लगाएँ, बिकॉज़ ये चीज़ें आपकी गाड़ी को लॉन्गेटिविटी देगी और आपका लाइफ भी थोड़ा सेवियर रहेगी ये सारी चीज़ें। तो ब्रेक पैड्स तो आपको हमेशा 2-3 हज़ार में चेंज करना ही है, जब भी आपका खराब हो जाए, खत्म हो जाए तो आपको चेंज करना ही है। तो कोशिश कीजिए वही कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ब्रेक पैड्स टाइम पे चेंज तो आपका जो वो डिस्क जो है वो डिस्क जो है धीरे-धीरे पतला होता चल जाएगा, उसपे मार्क्स आने लगेंगे और वो धीरे-धीरे खराब होता चला जाएगा। तो आपको फिर डिस्क चेंज कराना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक 75,000 चला लिया है, लेकिन मैंने अभी तक एक बार भी अपना डिस्क नहीं चेंज किया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक पैड्स का थोड़ा उस वजह से ध्यान रखिए। और कुछ मेजर चेंजेस है नहीं। आप गाड़ी को एक लेवल तक आप चला लेते हैं आप 30,000 40,000, जब आपकी फ्री सर्विसिंग खत्म हो जाती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग यामा लूब यूज़ करते हैं कि आफ्टर मार्केट जो कंपनीज़ आती है जैसे लिक्वी मोली, मोटूल, 300 वी, या फिर शेल जो है, शेल का जो है, या फिर आप कैस्ट्रॉल वगैरह जो भी है, आप जो भी यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं, आपको आपका जिसमें मन बैठता है, आपका जिसका बजट बैठता है। तो
लेकिन मैं अभी अपने बाइक में मोटोल का 300V यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम चीज़ है और मैं अपने बाइक को थोड़ा रफ़ भी चलाता हूँ हल्का-फुल्का कभी-कभार, तो इट टेक्स केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। तो आपके अपने ऊपर है कि आप अपने बाइक पे बाकी सारी चीज़ों पे कैसा खर्च करेंगे। जिन चीज़ों पे खर्च करना है आपको, जिन चीज़ों पे आपको फ़ोकस देना है, जिन चीज़ों पे आपको पैसे लगाने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, दैट इज़ ब्रेक्स, चेन एंड टायर्स। ये आप अच्छे कंपनी का ही हमेशा लगाएँ और कोशिश करें कि ओरिजिनल यामाहा का ही अगर ब्रेक्स लगा पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ब्रेक्स एंड चेन। टायर्स तो नहीं, टायर्स अच्छी कंपनी का ही आप लोग को मिल जाएगा ऑब्वियसली। और जहाँ तक बात करें इसके एयर फ़िल्टर के बारे में, तो एयर फ़िल्टर का कंपनी का क्लेम है कि आप 12,000 किलोमीटर पे चेंज करा सकते हैं। एयर फ़िल्टर काफ़ी सारी चीज़ों पे अ, काम काफ़ी सारी चीज़ों का अच्छा काम करने पे एयर फ़िल्टर का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक कि आपकी गाड़ी में जब फ्यूल जलता है, तो आपकी एयर जो पास होती है, वो एयर फ़िल्टर के थ्रू ही पास होती है। तो एयर फ़िल्टर जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा एयर फ्लो होगा, उतनी अच्छी आपकी गाड़ी माइलेज और परफ़ॉर्मेंस देगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप सर्विसिंग में जाओ, तो उसको ये चीज़ बोलो कि आप भाई एयर फ़िल्टर चेक कर लो, एयर फ़िल्टर को साफ़ करने लायक हो तो साफ़ कर दो, इफ इट इज़ रिप्लेसेबल। आपको ये ध्यान में रखना है कि वो लोग जब भी खोलेंगे तो दे विल ट्राई टू रिप्लेस इट बिकॉज़ उनके उनसे उनको अलग चार्ज मिलेगा, राइट? इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट थिंग। तो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10-12 हज़ार किलोमीटर पे आप एयर फ़िल्टर चेंज करोगे, लेकिन उससे पहले जब भी आपको एयर फ़िल्टर निकले, अगर वो कम गंदा है, लाइक कि आप कैसा माहौल पे चलाते हो, अगर आप बहुत डस्टी माहौल पे चलाते हो, जहाँ बहुत धूल है, मिट्टी है, तब तो आपकी एयर फ़िल्टर उतनी चलेगी भी नहीं भाई। तो ज सिंपल सी इट्स अ सिंपल लॉजिक, राइट? तो अ, एयर फ़िल्टर जो है आपको हर सर्विस में आपको एक बार चेक कर लेना है, ज़रूरत पड़े साफ़ करना है तो साफ़ कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। एयर फ़िल्टर विल कॉस्ट यू अराउंड समथिंग अराउंड से 300 के आसपास की कुछ कॉस्टिंग है। आई डोंट नो रियली रिमेंबर, कमेंट डाउन अगर आप लोग को पता है तो। तो बस यही कुछ चीज़ें थी इस रिव्यू में जो मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूँ और आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हो। अगर कुछ डिटेल्स मैं मिस कर गया हूँ जो कि मेरे अभी माइंड पे नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट डाउन करके बता दो। मैं आप सभी को कोशिश करूँगा कि जितना हो सके कमेंट में रिप्लाई करके आप लोग का डाउट्स को क्लियर करने का, और ज़रूरत पड़ेगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस जिसमें मैं आपका डाउट क्लियरेंस करने का कोशिश करूँगा सारा कुछ जो भी आपकी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई अभी तक तो एक सब्सक्राइब कर देना चाहिए था यार। ठीक है भाई, कर दो। मिलता हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।